नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। मैं चाहे जहां धरना दूं, गृह मंत्री शिंदे कौन होता है मुझे बताने वाला, रोकने वाला। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां बैठेगा, यह शिंदे कौन होता है तय करने वाला। मैं बताऊंगा शिंदे को कि वो कहां बैठे। क्या यह एक मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक मुख्यमंत्री कायदे कानून को ठेंगे पर रखकर ऐसे ऐलान कर सकता है? लेकिन धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल आज कुछ इसी अंदाज में बोले जैसे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ना हो बल्कि किसी सल्तनत के सुल्तान हो। दिल्ली के रेल भवन के पास जबरन धरने पर बैठे केजरीवाल के हजारों समर्थक भी आज वहां जुट गए। पुलिस से भिड़ंत हुई, लाठियां भी चली, लेकिन केजरीवाल टस से मस होने को तैयार नहीं है। केजरीवाल खुद को मामूली आदमी और आम आदमी कहते नहीं अघाते, लेकिन क्या एक आम आदमी अपने जिद के सामने सबको झुकाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वहां लाठी गोली चलाने की नौबत आ जाए और पूरा सिस्टम चरमराने लगे? यह सवाल अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर केजरीवाल को जो संवैधानिक ताकत मिली है उसी के बूते अगर वो ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में जहां चाहें धरने पर बैठ सकते हैं, तो उसी पद की मर्यादा का तकाजा है कि वो अपने को कानून से ऊपर न समझे। किरण बेदी ने तो केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी कहती है कि केजरीवाल की जिद अराजकता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल क्या अपने को कायदे कानून से ऊपर समझते हैं? अपने बेलगाम जुबान वाले मंत्री को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल? और क्या केजरीवाल लोकतंत्र से ज्यादा भीड़ तंत्र पर भरोसा करते हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। पहले देखिए आज दिन भर दिल्ली में क्या हुआ। ये हंगामा, ये आंदोलन, ये धरना दिल्ली के लिए नई बात नहीं। नई बात तो सिर्फ ये है कि ये भीड़ नेता केजरीवाल के आह्वान पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के बुलावे पर आई और दिल्ली का दिल जंग का मैदान बन गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की धरने रूपी राजनीति दूसरे दिन भी अपनी रौ में बह रही थी। शाम 3:30 बजे का वक्त हुआ था। सैकड़ों लोग रेल भवन पर डटे थे। आक्रोश सारी सीमाएं तोड़ रहा था। कानून की धज्जियां उड़ रही थीं। सैलाब ने दिल्ली पुलिस की बनाई सरहदें तोड़ी, सब्र टूटा और सामने आई एक विभत्स तस्वीर। ये तो महज ट्रेलर था। केजरीवाल की फौज दिल्ली पुलिस पर टूटी। हालात हद पार करने लगे। पुलिस ने डंडों का मुंह खोला। लोग घायल हुए। अपने ही सूबे में हो रहा ये तमाशा मुख्यमंत्री केजरीवाल चुपचाप देखते रहे। वही केजरीवाल जो दोपहर तक इसी भीड़ तंत्र को जनतंत्र और गणतंत्र का पर्याय बताकर धरने का फलसफा समझा रहे थे। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं सर। ये डेमोक्रेसी है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। जो जनता के मुद्दों को बात करते हैं उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। केजरीवाल की जुबान आग उगल रही थी। देश के गृह मंत्री को ललकारते हुए तानाशाही की परिभाषा पूछ रहे थे केजरीवाल। कायदे कानून की किताबों में सिमटी धाराओं के मायने खत्म हो रहे थे। अपनी सत्ता, अपनी सीमा और अपनी सियासत में मैं आम आदमी हूं का जुमला मैं मुख्यमंत्री हूं की शक्ल ले चुका था। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां बैठेगा? ये शिंदे कौन होता है बताने वाला? Has शिंदे become a dictator of Delhi? Has the police commissioner become a dictator of Delhi? और शिंदे साहब से और दिल्ली के एलजी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की दादागिरी और गुंडागर्दी करनी बंद करें। तो शिंदे साहब क्या करना चाहते हैं? क्या वो दिल्ली सरकार से युद्ध करना चाहते हैं? क्या वो किस हद तक गिरना चाहते हैं? इन लोगों को एयर कंडीशनर में बैठने की आदत पड़ गई थी। वो एयर कंडीशनर की डेमोक्रेसी को हम सड़कों की डेमोक्रेसी में ले आए हैं। देश की राजधानी के चौराहे पर खड़े होकर एक मुख्यमंत्री की ऐसी चेतावनी को सियासी बिरादरी अराजकता की पराकाष्ठा के नजरिए से परिभाषित कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कहा केजरीवाल की जिद और आक्रामकता दिल्ली को अराजकता के अंधकार में धकेल रही है। सख्त जबान का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ उससे ये बात साफ जाहिर हो गई है कि वो दिल्ली को एक एनार्किस्ट स्टेट में बदलना चाह रहे हैं। He says, he himself has said that he is an anarchist. What more comment do you need? मगर सियासत की ये बेचैनी, आम आदमी की ये बेबसी केजरीवाल को विचलन पर विवश नहीं कर सकी। केजरीवाल के मंत्री की जुबान भी बेलगाम हो चुकी है। ये जो भाजपा के नेता अरुण जेटली और ये जो एक नए
मेरे सीनियर हरीश साल्वे जी, मैं इनको देख के इनके मुंह पे थूकना चाहता हूं। टकराव, बिखराव और तार तार होती मर्यादाओं का मर्म समझने वाले पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल और उनके मंत्री देश के कायदे कानून से भी ऊपर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केजरीवाल के धरने का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री का कवच न होता तो शायद दिल्ली पुलिस केजरीवाल को वहां से उठाकर जंतर मंतर पहुंचा भी आती, लेकिन मुख्यमंत्री का कवच है। मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री, और वो ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जहां चाहे धरने पर बैठ सकते हैं। शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री, कौन होता है बताने वाला कि वो कहां बैठे कहां ना बैठे, बल्कि केजरीवाल ने यह भी कहा वो बताएंगे कि शिंदे कहां बैठे। सवाल ये उठता है केजरीवाल क्या चाहते हैं, क्या केजरीवाल का यह तरीका लोकतांत्रिक है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक, उर्मिलेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता कांग्रेस, मीम अफजल साहब। सबसे पहला सवाल दिलीप पांडे, क्या चाहते हैं आप लोग? आज तस्वीरें हमने देखी, पहले केजरीवाल धरने पर गए, उन्हें रोका गया, चलिए ठीक है, उन्होंने सांकेतिक ढंग से एक जगह पहुंचे, बैठे, उन्होंने ऐलान किया कि उनके कार्यकर्ता पहुंचे, हजारों लाखों को पहुंचने की बात की, आज बहुत सारे लोग पहुंचे, लाठी डंडे की तस्वीरें हमने देखी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं वहां लाठी गोली चले? क्योंकि आपकी जिद है कि आप चाहते हैं कि वहीं पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो। दिलीप पांडे। सिर्फ छोटी सी चाहत है अंजुम साहब कि जिस जनता ने उन्हें वोट दिया उस जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, यही उनकी चाहत है। और ऐसा अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी तरह से असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है या अराजकता है। नहीं दिलीप पांडे, अराजकता इसलिए दिलीप पांडे अराजकता इसलिए है क्योंकि लग रहा है कि आपने एक जगह को जबरन कब्जा कर लिया है, धावा बोल दिया है, और उसके बाद आप कह रहे हैं रिपब्लिक डे परेड होना है, आप चाह रहे हैं कि लाखों लोग वहां पहुंचे। तो मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, मुख्यमंत्री पद का कवच नहीं होता तो क्या आप अरविंद केजरीवाल ये कर पाते? ये जबरन है। ऐसा लग रहा है आपको ना, पर हकीकत ऐसा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या आपको वाकई लगता है कि उनको इतना भी संवैधानिक अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री बनने के बाद, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनको इतना भी अधिकार नहीं कि दिल्ली की किसी सड़क पे बैठ के अपनी मांग कर सके, अपना धरना रख सके? नहीं बिल्कुल अधिकार है, बताएं कि बिल्कुल अधिकार है, लेकिन हर चीज एक संवैधानिक कायदे कानून के दायरे में होना चाहिए। मुख्यमंत्री होने का यह मतलब नहीं है कि उन पर लॉ ऑफ लैंड लागू नहीं होता, वो हर कानून से ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता है। दिलीप पांडे, एकदम सहमत हूं मैं अंजुम साहब, एकदम सहमत हूं आपसे। और इसी प्रक्रिया का, कानून का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पहले एलजी महोदय को पत्र लिखा, फिर उनसे जाके मुलाकात की, शिंदे साहब को पत्र लिखा, उनसे जाके मुलाकात की और कहा कि वे पुलिसकर्मी जो अकर्मण्य हैं, अब जबकि उनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हो शुरू हो गई है, वो उस इंक्वायरी में बाधा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, दिलीप, आपने इतने कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने की अपील कर दी, आज लाठी चली, कुछ घायल हुए, कल गोली चलेगी, जिम्मेवारी किसकी होगी आप ये बताइए? आप हजारों लोगों को वहां बुला रहे हैं, वीवीआईपी एरिया है, बगल में प्राइम मिनिस्टर का घर है, बगल में प्रेसिडेंट का घर, आप ऐसे नहीं कर सकते बॉस। जिम्मेदारी होगी अपने गृह मंत्री महोदय की, जिम्मेदारी होगी भारत सरकार की, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी सही सेट नहीं की है। दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, अच्छा, सड़क पर अराजकता फैलाएं आप, दिल्ली की हजारों कार्यकर्ताओं को ऐसी जगह पर बुलाएं आप, प्रतिबंधित एरिया में जहां धरने की इजाजत नहीं है वहां बैठे आप, पुलिस हाथ जोड़कर खड़ी रहे और उसके बाद लाठी डंडे चले, गोलियां चले, उसके बाद जिम्मेवारी आपकी नहीं, मतलब जिम्मेदारी से मुक्त थे। सड़क पर आप सिर्फ जो हो रहा है वो, उसके लिए भी आप जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, जबकि आपके कहने पर सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या दिल्ली की जनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता अपनी सुरक्षा खुद करें? ये आपको नहीं लगता कि दिल्ली की पुलिस की जिम्मेदारी कि उनकी सुरक्षा करें? सागरपुर इलाके में एक महिला जिंदा जला दी जाती है और जितने भी गवाह हैं वहां के, उन सबके खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज हो जाती है। इस देश में ऐसी घटनाएं होती है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। दिलीप, इस देश में बलात्कार, हत्या और जिंदा जलाने की घटनाएं होती है, विरोध भी किया जाना चाहिए, ना हो इसकी गारंटी भी की जानी चाहिए। नहीं, मुद्दा वो नहीं है दिलीप, लेकिन यही तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, सेंसिटिव क्यों हो गए हैं? दिलीप, कार्यकर्ता जिस ढंग से आपके कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़कर
तोड़कर जिस ढंग से, अराजक ढंग से वहां पहुंच रहे, मुझे लगता है इस पर सवाल खड़े होते हैं। और किरण बेदी ने कहा है आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। आपसे सवाल, उसके बाद बाकी मेहमानों से बात करूंगा। दिलीप, अगर यह अराजकता है, अगर इस ढंग से जोर जबरदस्ती से आप पूरे लॉ ऑफ लैंड का पालन न करते हुए पूरे इलाके को बंधक बना रहे हैं, तो सरकार का हक है कि वो अगर किरण बेदी की सलाह पर बर्खास्त कर दे, और हो सकता है आप यही चाहते हो। मैं अपने छोटे मस्तिष्क में ये बात नहीं घुसा पा रहा हूं कि किस तरह से आपने अभी कहा ना कि ऐसी घटनाएं होती हैं, जिंदा जला दी जाती है महिला, कोई गवाही देने आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, ये चलता है। लेकिन इसके खिलाफ अगर आप नहीं चलता नहीं है, तो वो नहीं चलता है। आप ये मत कहिए कि आप उसके लिए कंसर्न है, मैं नहीं हूं। हम लोग भी मीडिया में दिलीप जी यही काम दिन रात करते हैं। किस तरह नहीं, उसका प्रतिवाद होना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ने के तरीके पर सवाल। चलिए दिलीप आपके पास आएंगे, एक बार हम होना चाहिए जी, उसी पर सवाल है। बाकी मेहमानों को शामिल करते, उससे पहले मीम अफजल साहब, आपकी तरफ से बयान आया कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ एनार्किस्ट हैं, तो सवाल उठता है चीफ एनार्किस्ट को आप समर्थन देकर सरकार भी चलवा रहे हैं, आप दंडवत भी हैं, आप नतमस्तक भी हैं, और उसके बाद कानून भी ठेंगे पर हैं, और आप लाचार हैं, और आप बोल रहे हैं चीफ एनार्किस्ट है। स्टूडियो डिबेट में हिस्सा भी लेते हैं। देखिए, मैंने नहीं कहा चीफ एनार्किस्ट हैं, मैंने कहा था कि वो ये जो है एनार्किज्म की तरफ जा रहे हैं, ये मैंने कहा था, और मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ, और आप लोग सब उसकी तायीद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अजीत अंजुम साहब ये बात कहूँगा जो आपने शुरू में तबसरा किया कि अरविंद केजरीवाल साहब ने शपथ लेने के बाद एक बात कही थी, वो याद रखना चाहिए कि इख्तिदार में आओ तो कभी गुरूर ना आए। लेकिन आज जो आपने सारे क्लिप्स दिखाई हैं उनकी और उनके वज़ीरों की, उससे ये साफ जाहिर है कि उनको कितना गरूर हो चुका है कि वो शिंदे जैसे जो 30 साल में उनसे उम्र में बड़े हैं और सियासत में भी उनसे ज़्यादा सीनियर हैं, उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किस तरीके से वो उनका नाम लेते हैं, किस तरह से। हम आज भी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, हमने अभी तक अरविंद केजरीवाल के साथ शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, और पहले भी नहीं की कभी भी। तो एक जो संयम बरतना चाहिए वो तो ये खो चुके हैं, और ये खो क्यों रहे हैं अभी मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन सही है, लेकिन ये सब आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी हमें समझ में नहीं आती। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं। अजीत साहब, पहले मेरी बात सुन लें। अगर मैं बात पूरी नहीं कर पाऊंगा तो आपकी बात का जवाब भी ठीक से जल्दी। देखिए, अभी 11 लोग 2 रोज पहले सर्दी से मर गए, और आपने ये कहा था कि हम इतने जो है रात को कैंप लगाएंगे, गरीब लोग सर्दी से नहीं मरेंगे। 11 लोग मर गए। ये सही है कि रेप के ऊपर आपको एहतजाज करना चाहिए, लेकिन क्या दिल्ली की जनता को यह हक नहीं है? 11 लोग मर गए, आप लोगों ने माफ़ी तक नहीं मांगी आज तक। क्या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके खिलाफ इस तरह का आंदोलन शुरू कर दे कि भाई 11 लोग मर गए, आप जिम्मेदार हो उसके लिए? चलिए, उसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार के पास आने से पहले दिलीप आप जवाब देंगे। कैंप लगाएंगे, आपने कोई आदमी जो है रात में सर्दी में बाहर नहीं सोएगा। दिलीप पांडे जवाब देंगे। आपके कार्यकर्ता, मैं रात में गया था जहां आपके कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं के लिए मोटे मोटे कंबल और रजाई वहां पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली में 10 लोग मर गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और दुर्भाग्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो दिल्ली राज्य में 175 रैन बसेरे थे, इसलिए और हम जैसे हमारी सरकार बनी तो सारे मंत्री घूम के हमसे बुरा कोई नहीं है। आपने हमको करप्ट कहा, आपने हमको चोर कहा, आपने दुनिया भर के एतराजात किए। अंजुम साहब, आज आप ये पिछला हवाला मत दीजिए। बात पूरी होने के पहले कैसे आप तय कर पा रहे हैं कि ये जवाब सही है कि गलत है? दिलीप जल्दी जवाब दीजिए। अफजल साहब, आप कम से कम मुझे जवाब करता हूं कि आप बीच में यूजुअली बात नहीं काटते हैं, कम से कम भाषा का सभ्यता का ध्यान रखें। चलिए जी, सभ्यता का ध्यान। वैसे आपके मंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? माफ करिए दिलीप, अगर इसी तरह से आप अपनी मंत्री के लिए माफी मांगे, क्या आपके मंत्री सोमनाथ भारती अगर अरुण जेटली का नाम लेकर, आरती मेहरा, हरीश साल्वे का नाम लेकर कहते हैं इनके चेहरे पर थूकने का जी चाहता है, हमने वो बयान सुनाया, और आप राष्ट्र के चैनल राष्ट्र से माफी मांगे उस मंत्री की तरफ से, तो आपका कद बढ़ेगा। माफी मांगते हैं? क्या आपके मंत्री ने कहा बहुत शर्मनाक बयान है, भाषा आप हमें सिखा रहे हैं।
आपकी बात को पूरा सम्मान देते हुए और बजाय इस पचड़े में फंसे हुए कि भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हम लोगों को क्या क्या कहा है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अपने किसी भी कलीग की ऐसी भाषा शैली को एंडोर्स नहीं करती है, अप्रूव नहीं करती है। और अगर इसको अपोलोजाइज करना, अगर आप चाहते हैं कि अपोलोजाइज करें तो मैं अपोलोजाइज भी करता हूं कि हम किसी भी तरह की ऐसी भाषा शैली को अप्रूव नहीं करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अतीत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह की अभद्र भाषा शैली का प्रयोग हमारे खिलाफ किया है, इनमें से कोई भी नेता सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको औसात की राजनीति करनी है। चलिए हम उस मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि वो जनता को पैर की जूती समझते हैं। उस मुद्दे पर आएंगे दिलीप, लेकिन सोमनाथ भारती से पूछा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उस मुद्दे पर आएंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल, माफ करें देर से आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, आप सब लोग भी पहले अरविंद केजरीवाल के संघर्ष में एक तरह से लगता था कि एक राजनीति की नई धारा है, परंपरागत राजनीति को चुनौती देती हुई जो आम आदमी की आवाज है। क्या वो आवाज यही आवाज है जिस ढंग से हम देख रहे हैं रेल भवन के पास? मुझे 1.5-2 मिनट देंगे आप जी। हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण बड़े नाटककार और लेखक थे जयशंकर प्रसाद। उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, अधिकार सुख कितना मादक और कितना निस्सार होता है। मैं इस वाक्य को थोड़ा सा बदल के कहना चाहता हूँ कि सेल्फ राइटियसनेस का और अपने सदा सही होने का अहंकार कितना मादक और कितना घातक होता है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 7-8 दिन से जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उससे मालूम पड़ता है कि सेल्फ राइटियसनेस का ये जो अहंकार है, ये है आम आदमी पार्टी। देखिए, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, मैं आपके कार्यक्रम में ये बात पहले कई बार कह चुका हूं जी। मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो सोशल इम्प्लीकेशन है उसमें फ़र्क करता हूं। आम आदमी पार्टी इस देश की दोनों प्रमुख राजनीतियों से दुखी, चटे हुए, परेशान लोगों के क्रोध और उसके असंतोष को व्यक्त करने का माध्यम बनी है। संभवतः आम आदमी पार्टी को खुद को पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी ऐतिहासिक प्रक्रिया का माध्यम बनी है। और ऐसी स्थिति में बजाय सिस्टम को सुधारने के, बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के, जब आप लोकतंत्र का इस तरह मखौल उड़ाने लगे, जब आप इस तरह बचकानी जिदें ठानने लगे, तो और फिर किसी भी बात को सुनने को तैयार ना हो, तो फिर कहने का यही जी करता है कि आत्ममुग्धता का, सेल्फ राइटियसनेस का जो सुख होता है वो कितना मादक और केवल इनके लिए नहीं, पूरे लोकतांत्रिक आंदोलन और लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के लिए कितना घातक होता है। मैं 1 मिनट आपकी इजाज़त से एक काम करना चाहता हूं। अभी सोमनाथ भारती की बात चल रही है। सवाल किसी के माफ़ी मांगने ना मांगने का नहीं है, और दिल्ली पुलिस की अकर्मण्यता, दिल्ली पुलिस की असंवेदनशीलता पिछले कई सालों से दिल्ली के नागरिक झेल रहे हैं, उस पर हर आदमी इस बात का समर्थन करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 3 अफसरों के तबादले से वो चीज़ हो जाएगी क्या? या उसके लिए जो आपकी मांग है कि दिल्ली पुलिस के दिल्ली सरकार के तहत आए, उस पर विवाद है, उस पर बहस है, उस पर स्वस्थ ढंग से बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन 1 मिनट, ये आज के टेलीग्राफ में छपा हुआ समाचार है और ये श्री सोमनाथ भारती के प्रसंग में। Uganda is a small country and it is doing this under pressure from the Indian government, भारती told the Telegraph। जो उगांडा सरकार ने कहा कि हमने कोई चिट्ठी दिल्ली सरकार को नहीं लिखी है। Before leveling an allegation against the Foreign Office, the Indian High Commission in Uganda is involved in sex trafficking. That is why the Indian government is covering it up। जी बिल्कुल, कोई मतलब है इस बात का? आप दिल्ली के या राज्य की, देश की एक राज्य के सरकार के मंत्री हैं और आप एक इंडियन हाई कमीशन पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, या तो इस आरोप को सिद्ध कीजिए। दिलीप, इसका संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसके बाद उर्मिलेश के पास आऊंगा। बात करने का ढंग है। दिलीप, एक तो इन्होंने कहा कि आत्ममुग्धता जब होती है, मादक होती है, और आप लोग आत्ममुग्ध हैं और इसलिए ये सब तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी सोमनाथ भारती, कि एक सोमनाथ भारती को बचाने के लिए जो उन्होंने किया उसको जस्टिफाई करने के लिए केजरीवाल एक तरह से दिल्ली को बंधक बनाकर जिद पर कायम है और सबको चुनौती दे रहे हैं। दिलीप, बात बड़ी अच्छी कही पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने, लेकिन मेरे लिए वो एक पॉलिटिकल स्पीच से ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि वो चीज़ों को समझने का प्रयास किए बिना कही गई बात थी। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, पुरुषोत्तम जी को समझाना चाहूँगा कि 3 जो ऑफिसर्स की सस्पेंशन की बात या ट्रांसफर की जो बात की गई है, उसके पीछे तर्क क्या है? उसके पीछे तर्क ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है
और ये वो 3 ऑफिसर होंगे जो सबूतों के ऊपर बैठे होंगे और उस जुडिशियल इंक्वायरी के इम्पार्शियल इंक्वायरी को ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम तरीके पर मुझे लगता है पुरुषोत्तम जी इसलिए कहा जा रहा है उस डिटेल पर हम लोग कल परसों भी काफी बात कर चुके हैं। इसलिए ये जो तरीका है ये थोड़ा लार्जर व्यू पर जा रहा है। इसमें देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि 3 लोगों के सस्पेंशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं केवल एक बात समझे बिना पुरुषोत्तम जी कमेंट कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। नहीं, लेकिन एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग असहमतियों की कद्र नहीं करते। आप सिर्फ चाहते हैं कि आपकी हां में हां मिलाएं। केजरीवाल ने आज ये भी कह दिया कि मीडिया में सब या तो बीजेपी वाले आधे हैं या कांग्रेस वाले हैं। मतलब आपकी डुगडुगी बजती है तो ठीक है, आप मतलब आम आदमी पार्टी, असहमत हुए तो बीजेपी के हुए और कांग्रेस के हुए। अजीत, मैंने कल अपने फेसबुक पे एक स्टेटस लिखा था, आपकी अनुमति हो तो उसे दोहराना चाहता हूं। उसके पीछे कारण है अजीत साहब, चलिए उस पर बात करेंगे। वो स्टेटस ये है हम खड़ी करना चाहते हैं, जो उद्देश्य है उसको मीडिया नहीं उठा रहा है। चलिए मीडिया बहुत कुछ उठा रहा है। एक मिनट बाकी लोगों से बात नहीं, दिलीप जो कह रहे हैं और जिस तरह बात कर रहे हैं, देखिए अभी कहा गया, अभी बहस में कहा गया कि 11 लोग सर्दी में मर गए। जवाब ये आया कि शीला दीक्षित के जमाने में 175 मर गए थे। ये वैकल्पिक राजनीति नहीं है, ये वही ठेठ राजनीति है कि कांग्रेस ही कहे कि भाजपा ने ये गलती की तो भाजपा वाला कहे कि कांग्रेस ने ये गलती की। मैं फेसबुक स्टेटस जो मैंने लिखा था वो आपके दोहराना चाहता हूं आपके सामने। ना खाता ना बही, केजरी कहे वही सही, जो ना माने ऐसा वो या तो भ्रष्ट या भ्रष्ट जैसा। चलिए स्थिति सेल्फ राइचियसनेस और आत्ममुग्धता इस हालत में इस उर्मिलेश की टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद दिलीप, चूंकि सारे लोगों के निशाने पर आप हैं क्योंकि धरने पर आप हैं। चलिए उर्मिलेश, नहीं हम तरीके पर बात करना चाहते हैं। देखिए अजीत, मैं दिलीप को बहुत पहले से सुनता रहा हूं और दिलीप कई बार हम लोगों के साथ स्टूडियो की बहसों में इलेक्शंस के दौरान और उसके पहले शामिल रहे, वो जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद असहमति का स्वर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो, और यही नहीं कि केवल वो नहीं, कोई इनकी पार्टी का बड़ा नेता ये सुनने को तैयार नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के, बीजेपी के नहीं हैं, जो इस देश के पत्रकार हैं, जिनकी वफादारी या लेखक हैं, जिनकी वफादारी किसी राजनीतिक दल से नहीं है। अगर वो असहमति जाहिर कर रहे हैं तो उनको गंभीरता पूर्वक लीजिए। ये मुझे लगता है अराजकतावाद भी नहीं है। जो लोग केजरीवाल को अराजकतावादी कह रहे हैं वो हिस्ट्री के सेंस से नहीं वो अवगत हैं। उनके पास जरूर हिस्टोरिसिटी वो नहीं है, वो ऐतिहासिकता नहीं है, इतिहास को समझने की समझ नहीं है। आपने भी दो बार कहा कि सामंती मिजाज है। नहीं, मैं कह रहा हूं विलियम गॉडविन ने 1790 में एनार्किज्म को डिफाइन किया था और बहुत विस्तृत किताब लिखी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास की बात है। देखिए, मैं उस लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये लोग घमंडी, जिद्दी किस्म के भीड़वादी हैं। ये भीड़वाद के हवाले करना चाहते हैं पूरी राजनीति को, और ये अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक विफलताओं के कारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाटक करने उतरे हैं। इस राजनीतिक नौटंकी का पीछे जो मुख्यमंत्रियों ने इस तरह से कोई धरना दिया, प्रदर्शन किया, उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। देखिए, 1993 में जयललिता जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे कावेरी ट्रिब्यूनल के लिए धरना दिया था मरीना बीच पर। बाकायदे 3 दिन 4 दिन वो चला था। वीसी शुक्ला वहां गए थे निगोशिएट करने, मामला सेटल हुआ काफी हद तक। दूसरी बार 2009 में करुणानिधि ने दिया, वही मरीना बीच पर 3 या 4 घंटे रहा, हालांकि 1 घंटे था। प्रतीकात्मक था। वीएस अच्युतानंदन ने दिया, केरल भवन में आकर दिया, जंतर मंतर के सामने। वो एक आपने गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे पार्लियामेंट के आसपास, पूरे वीवीआईपी जोन में, सेंसिटिव जोन में खुराफातियों का पूरा मजमा लगा रखा है। मुझे लगता है ये राजनीति नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। इससे आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा से जो सहमत लोग थे, हो सकता है जो आपके सिंपैथाइजर रहे हो, वो भी क्षुब्ध हैं। आप एक तरह की लंपटता को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं। बहुत संगीन बातें उर्मिलेश ने कही है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। एक बार जवाब लेते हैं पुरुषोत्तम जी, नहीं तो फिर वो जवाब उनका नहीं आ पाएगा कि आप भीड़वादी मानसिकता के लोगों को जमा कर रहे हैं, एक किस्म की एक लंपटता को गाली दे रहे थे लोग आज वहां। जी बिल्कुल, थोड़ी भी असहमति की कमी नहीं। दिलीप आप जवाब दीजिए। दिलीप जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, उर्मिलेश जी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि अपनी बात रखने का तो अधिकार सबको है, लेकिन मनवाने का अधिकार नहीं है।
और असहमति को स्थान देने का मतलब यह नहीं होता कि अगर सामने वाला आपसे खिलाफ कोई राय रख रहा है तो आप उसको मान ही लें। असहमति को स्थान देने का मतलब होता है सम्मान पूर्वक उसकी बात को सुना जाए। और असहमति का यह मतलब नहीं होता है कि आपसे असहमत है तो या तो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। दिलीप, ये भी उतना ही सही है। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह भी मुझे अधिकार है कि उर्मिलेश जी की बात से मैं असहमत हो सकूं। और मैं बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल वही है। उर्मिलेश जी भीड़ तंत्र कहते हैं, जिसे उर्मिलेश जी भीड़ तंत्र कह रहे हैं, हमारे हिसाब से वो सही लोकतंत्र है जिसमें हम जनता की भागीदारी चाहते हैं, जनता को ये महसूस कराना चाहते हैं कि आज तुम असुरक्षित हो तो ये हमारी तुम्हारी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या ये भाषा अगर केजरीवाल कहते, दिलीप अगर केजरीवाल कहते मैं हूं दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैं बताऊंगा शिंदे कहां बैठे, शिंदे नहीं बताएगा कहा, इसलिए मैं बताएगा बोल रहा है जो कि मैं कहां बैठूं, मैं बताऊंगा शिंदे कहां बैठे। ये तो सामंती भाषा है दिलीप। ये केजरीवाल की सल्तनत नहीं है, वो सुल्तान नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, चुने हुए मुख्यमंत्री है। बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, पर मेरे हिसाब से दिल्ली के परेशान हैरान एक आम आदमी की भाषा, आम आदमी से जब आप बात करेंगे ना तो ऐसी भाषा शैली आपको दिखेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भले ही हो, लेकिन वो यहाँ के आम आदमी है। पूरी रात आम आदमी ऐसे नहीं कर सकता, आम आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री के पद का कवच है, मुख्यमंत्री के पद का कवच है, इसलिए उसका फायदा उठाकर जिद पर कायम है। जो आदमी लाठियां खा रहा है सड़क पे वो सामंत हो सकता है। सामंत वो होता है जो अपने एक आदेश पे बाजार बंद करवा देता है, गाड़ियों में आग लगवा देता है। चलिए, और ऐसी परंपरा के पालक भाजपा और कांग्रेस के लोग रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं रही है। इसे भीड़ तंत्र नहीं कहते हैं। जनता की अपने चलिए आपकी राय है, जिस ढंग से आप कर रहे हैं उस पर एतराज है लोगों को। पुरुषोत्तम जी अपनी बात कहेंगे, उसके ब्रेक कर जाऊंगा। शरद जी ब्रेक के बाद आता हूं। दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये जो उर्मिलेश ने कही उसमें आगे जोड़ते हुए कि जो फिलोसफिकली सिद्धांततः अराजकतावादी होता है वो चुनाव नहीं लड़ता और राजतंत्र में घुसने का प्रयत्न नहीं करता। पहली बात ये जो सिद्धांततः अराजकतावादी होता है, अराजकतावादी ये लोग उसी अर्थ में हैं जिसमें कि उर्मिलेश ने कहा। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिम्मेवार नेतृत्व का काम जनता के क्रोध और असंतोष को रचनात्मक दिशा देना होता है, उसे इस तरह के भीड़ तंत्र और उर्मिलेश का शब्द फिर से दोहराऊं, इस तरह के लुम्पेनिज्म में, लंपटता में बदल देना नहीं होता। यही मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बात को रियलाइज नहीं कर रही कि क्या ऐतिहासिक जिम्मेवारी उसके ऊपर एकाएक आन पड़ी और ये बिल्कुल छोटे लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। खबर आ रही है कि मालवीय नगर के एसएचओ को, खिड़की एक्सटेंशन वो इलाका है जहां ड्रग ट्रैफिकिंग की शिकायत पर सोमनाथ भारती जो मंत्री हैं केजरीवाल के, वो गए थे और विवादों में थे। मालवीय नगर के एसएचओ को छुट्टी पर भेजा गया और भी पुलिस अफसरों को जिनके सस्पेंशन की मांग कर रहे थे, फिर तबादले की मांग कर रहे थे केजरीवाल, उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने की खबर आ रही है। और खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपना धरना वापस ले सकते हैं। जैसे ही खबर मिलेगी हम उस खबर पर जाएंगे, लेकिन उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, उर्मिलेश हैं, दिलीप पांडे हैं, मीम अफजल साहब हैं कांग्रेस की तरफ से और शरद प्रधान। मीम अफजल साहब, अगर यह खबर सही है कि एसएचओ को छुट्टी पर भेजा जा रहा है और केजरीवाल अपना धरना खत्म कर सकते हैं, तो ये ऐसी स्थिति क्यों आती है कांग्रेस के साथ कि जूते भी खाए और प्याज भी खाए? हर बार यही क्यों होता है? यही हुआ था जब अन्ना हजारे को आपने तिहाड़ भेजा और उसके बाद वो रामलीला मैदान में भी जमे और सब कुछ हुआ। देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या खबर आ रही है, अभी तक मुझे कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी देर से हम ये बात कह रहे हैं और कई चैनल पर हमने कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि बातचीत से सब चीज़ें हल होती हैं। अगर बैठ कर के बात करते तो शायद ये स्थिति ना। अब इन लोगों ने तो अचानक ही ऐलान कर दिया कि हम जो हैं धरना देंगे, सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया, ये सब दे दिया। तो मैं समझता हूँ आप खुद ये महसूस करेंगे कि इनका तरीक़ाकार जो था वो ठीक नहीं था। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ अजीत जी, कि अभी यहाँ डिस्कशन हो रहा है, हम लोग कहते हैं इन लोगों ने एनआरकी फैला दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसके पीछे क्या है ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 लाख लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज इस बात के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे। उनको एक मिनट आप लोग को रोक रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल कुछ अनाउंस कर रहे हैं, जरा सुनते हैं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अफजल साहब एक मिनट रोक रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था
दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति ये हमारी आशा थी। पिछले मामले सामने आए। पहला मामला था एक दानिश महिला का बलात्कार हुआ। दिल्ली में महिला आईडी नीचे कर लो भाई। अनायत निकालना, अनायत। जांच चल रही है। नीचे कर लो। 2 को पकड़ लिया। अरे नीचे कर लो अनायत। कि अगर बलात्कार होता है तो किसी न किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। कितनी आईडी लगाएगा भाई? कितनी आईडी लगाएगा? कि घर में ही किसी ने कुकर्म कर दिया, उसमें तो पुलिस कुछ नहीं करती। लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर असामाजिक तत्व कर्म करते हैं तो किसी न किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तय। दूसरा मामला हुआ कि सागरपुर में एक लड़की को जला दिया गया। जिस लड़की को जलाया गया उसको जलाने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए। और तीसरा मामला नगर में नीचे कर ले यार, खिड़की एक्सटेंशन में ड्रग रैकेट पकड़ा गया। ऑडियो लेवल बढ़ाइए। और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। ये तीनों बहुत सीरियस मामले थे। अभी तक दिल्ली में कोई भी मामला होता था तो अक्सर कहा जाता था दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं किया जा सकता। इन तीनों मामलों में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम ये चाहते थे। एलजी महोदय ने इन तीनों मामले में न्यायिक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की। लेकिन हमारा कहना था कि जब तक उस इलाके के पुलिस अधिकारी जिन पे शक है उन्हें नहीं हटाया जाएगा तब तक जुडिशियल इंक्वायरी हो कैसे सकती है। इसलिए हमारी स्पेसिफिक मांग थी कल कि इन तीनों मामलों में पुलिस अधिकारियों को जब तक जांच चल रही है तब तक हटाया जाए। ये मांग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। और हमने लिखा था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आज दिल्ली के अंदर हर महिला अपने को सुरक्षित महसूस करती है। कोई भी बेटी जब सवेरे घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और अपने सारे विधायकों के साथ अपने ही राज्य में मांग करने के लिए सड़क के ऊपर धरने के ऊपर बैठा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ सोचने की जरूरत है। पिछली सरकार में जब भी कोई गलत काम होता था कहा जाता था दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम इतने बेसहाय नहीं। हमने कहा था कि हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। हम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और हम महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। दोस्तों, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। गिर गए सारे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अभी एलजी ने एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है।
महिला का बलात्कार हुआ था, दानिश हेलो, पहाड़गंज जहाँ पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, हेलो, वहाँ के और मालवीय नगर जहाँ पे ड्रग और सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, वहाँ के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन तीसरा मामला जो सागरपुर है, वहाँ पे आज हमें पता चला है कि सागरपुर में जिस लड़की को जलाया गया था, उन दोषियों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले पुलिस ने सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम एलजी साहब की अपील का सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा, हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी, उसके ऊपर आवाज उठाएगी। साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। दिलाने की दिशा में आज एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है और वो यात्रा हमारी जारी रहेगी। आज दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन सर आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने कहा सबसे बड़ी खबर कि धरना, अरविंद केजरीवाल का धरना, कल से धरना पर बैठे थे, धरना खत्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। केजरीवाल की मांगे, उन्होंने कहा एलजी ने उनकी मांगे आंशिक तौर पर मान ली है। मांगे मानने का मतलब 2 एसएचओ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। एक मालवीय नगर के एसएचओ को, जिस इलाके में खिड़की एक्सटेंशन है, जहां विवाद हुआ था, सोमनाथ भारती, जहां ड्रग ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के सेक्स रैकेट की जांच पड़ताल के लिए खुद मौके पर पहुंचे थे, उस इलाके में विवाद हुआ। सोमनाथ भारती ने जिस ढंग से छापेमारी की, उससे विवाद हुआ और उस इलाके के एसएचओ को छुट्टी पर भेज दिया गया। और दूसरा मामला पहाड़गंज के एसएचओ को, जहां डेनमार्क की महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उस एसएचओ को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। तीसरा एक मामला था जो उनकी राखी बिरला जो मंत्री हैं, उन्होंने एक महिला जिससे ससुराल में जला दिया गया था, उस महिला के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी, गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। दिल्ली के सागरपुर इलाके का मामला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहना है अरविंद केजरीवाल का कि ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है और इसलिए केजरीवाल अभी से धरना खत्म कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, बहुत चैन मिलेगा दिल्ली के लोगों को। जाहिर है 2 दिन से जिस ढंग से वहां धरना हो रहा था और आज धरना एक प्रदर्शन की शक्ल में बदला, लाठी चार्ज हुआ और तमाम चीजें होती अगर केजरीवाल वहां जिद पर कायम रहते। लेकिन अच्छी बात है, खुशखबरी दिल्ली के लोगों के लिए, केजरीवाल ने धरना खत्म कर दिया। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है कि अगर यही मांग थी कि छुट्टी पर भेजो तब तक जब तक न्यायिक जांच ना हो, तो केजरीवाल पहले दिन अगर ये कहते तो क्या ये 2 दिन जो हुआ उनकी इमेज पर भी धक्का लगा, उनके संघर्ष पर भी सवाल खड़े हुए और उसके बाद उनकी विश्वसनीयता, उनके तौर तरीकों को अराजकता कहा गया, क्या ये नौबत आती? उर्मिलेश और बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे इसी पर। अजीत, मुझे हंसी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने बड़े जन आंदोलनकारी हैं, पता नहीं कैसा इनका इतिहास भूगोल है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो मुझे खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी बात लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मच्छर भगाने के लिए बारूदों का इस्तेमाल,
अरे भाई, आपको अगर इतनी सी बात से आप अगर अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने वाले थे, ये बात नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग करके हल की जा सकती थी। इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं थी। मैं कहता हूं आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी दोनों के बीच अगर बात हो गई होती, ये मामला इससे ज्यादा अचीव किया जा सकता था। एक बार ये बेहद लॉफिंग स्टॉक है। मतलब ये हंसी के पात्र ये बने हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए कि जितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ी मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के कारण, इसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। ये उनको काम आज कर दिलीप पांडे, अगर यही मांग थी, पुरुषोत्तम जी आ रहा हूं, शरद प्रधान माफ करें आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने बीच में 15 मिनट लिया वक्त। दिलीप पांडे, अगर यही सब मांग थी तो 2 दिन ये तमाशा क्यों? आप पहले दिन कहते कि छुट्टी पर भेजो, न्यायिक जांच कराओ, ये क्यों किया ये सब आपने? मुझे बड़ी हंसी आ रही है उर्मिलेश जी की बात सुन के। बचपन में लोग कहा करते थे कि हारो तो हुरो, जीतो तो थूरो। अभी जब हम धरना कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे तो भी ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, और जब धरना खत्म करने की बात कर रहे हैं तो भी ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माफी इनको मांगनी चाहिए कि दिल्ली की जनता जो आज आई थी रेल भवन के पास, उसे इन्होंने भीड़ कहा, उन्होंने कहा कि ये लंपट तंत्र है। इस जनता को लंपट कह के ये क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, समझ से बाहर की बात है। मुद्दा ये दिलीप पांडे, अगर ये शुरू में यही मांग की होती, अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यही कहा होता कि छुट्टी पर भेजो, जांच करो, बेदाग साबित हो, उसके बाद फैसला करो, या दागदार हो तो फैसला करो, तो ये तमाशा नहीं होता, ये धरना नहीं होता। अजीत जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, आप मुझे कहने नहीं दे रहे हैं। अर्ध विराम पे मत रोके, कम से कम पूर्ण विराम तक पहुंचने से मुझे। मैं अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं कि आपके चैनल पे अभी कुछ मिनट पहले मैंने स्पष्ट किया कि जो सस्पेंशन की बात थी, मैंने कहा सस्पेंशन नहीं, मैंने कहा सस्पेंशन या ट्रांसफर की जो बात थी वो किस लिए थी? ताकि एक इंपार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट की जा सके। अब आज जो फैसला आया है उसमें ये स्कोप दिख रहा है, भले उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन ये तब तक छुट्टी पे रहेंगे जब तक कि इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, जो इस बात को इंश्योर करेगा कि इंक्वायरी इंपार्शियली कंडक्ट की जा सके। तो मुझे लग रहा है लेकिन मैं फिर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। शुरू करें दिलीप, नहीं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए, आपकी तो मांग नहीं मानी गई। नहीं, ये नहीं कर रहे, ये कौन कर रहा है? दिलीप, कहा यह जा रहा है कि यही मांग आपने पहले की होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। मीम अफजल साहब, ये बीच का रास्ता, आपसे भी सवाल है, ये बीच का रास्ता जो आपने इतने धरने के बाद बातचीत की गई है एलजी साहब से, औपचारिक तरीके से उनसे कहा गया आप सस्पेंड कर दे या ट्रांसफर कर दे या कुछ ऐसा करें जिससे कि इंपार्शियली इंक्वायरी कंडक्ट की जा सके। ऐसा औपचारिक रूप से एलजी साहब को भी लिखा गया है और होम मिनिस्टर साहब से भी कहा गया। मीम अफजल साहब, यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? मैंने वही सवाल फिर पूछता हूं, जूते भी खाए प्याज भी खाए, पहले क्यों नहीं किया? पहले छुट्टी पर भेज देते और उसके बाद इनको संतुष्ट करते। 2 दिन जो हुआ ये नहीं होता। ऐसा है कि इन्होंने आंदोलन किया, ये समझ रहे हैं इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं सिर्फ आपको इतना याद दिला दूं, सुबह एक टीवी चैनल पर बताया गया था कि 80% दिल्ली के लोगों ने कहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने कहा, 80% जो उनके पास आया कि हाँ ये धरना होना चाहिए था। शाम तक वो पॉपुलैरिटी घट करके 22% पर आ गई। ये बात आप वालों को भी पता है और हमें भी मालूम है। तो हम ये देखना चाहते थे कि ये लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं, और जो तकलीफ हुई है वो इनकी वजह से हुई है, हमारी वजह से नहीं हुई है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को जरा आप गौर से सुन लीजिएगा और बीच में मत काटिएगा। मैंने कहा था कि 3 लाख लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनकी जॉब परमानेंट होगी। 10 लाख लोग वो बैठे हुए हैं जिनके लिए इन्होंने कहा था कि बिल मत भरो, इनको माफ़ किया जाएगा। ये वो काम कर नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ करके एक गैर ज़रूरी मुद्दे को लेकर के इन्होंने धरने पर जाने का काम किया। और इनका प्लान बुनियादी तौर पर यह था कि सरकार किसी भी तरीके से गिरा दी जाए ताकि ये जिम्मेदारी से बच जाएं, और इनका निशाना लोकसभा की तरफ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इनका जो प्लान है वो फेल हो चुका है और इनको दिल्ली के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका ये फायदा उठाएं और दिल्ली के लोगों को जायज़ काम जो है वो करें। जी, हम पूरा कोऑपरेशन देने को तैयार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोऑपरेशन देने को तैयार है, लेकिन अगर ये जिद करेंगे तो जनता इनको जवाब देगी। जैसे सुबह 80% से घट करके शाम तक 22% पर आ गई है, इसी तरह आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा था। और इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी पॉपुलैरिटी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अफजल साहब को आप नोट कर लें दिलीप साहब, और अपने नेताओं को बता दें,
अपनी जबान के ऊपर संयम रखें और वो भाषा इस्तेमाल ना करें जिसको हम कभी भी आपके लिए इस्तेमाल नहीं करें। अफजल साहब, ये सब आपको पहले से ही पता था, तो सवाल वही उठता है कि पहले क्यों नहीं ये रास्ता निकाला गया, पहले क्यों नहीं कहा गया कि हम छुट्टी पर भेजते हैं, पहले समझौता वार्ता क्यों नहीं हुई? शरद प्रधान, माफ करें देर से आ रहा हूं, 2 दिन से आप भी बचाव कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, क्या इसी के लिए कहा था कि हम सस्पेंशन से कम किसी, मैं तो सोच रहा था कि शायद आप, इन्होंने कहा था कि हम सस्पेंशन से कम किसी भी तरह बात नहीं करेंगे। एक लफ्ज बोलने का मौका नहीं मिला है। नहीं चलिए, मैं जरा बोल लूं, अगर आपको इजाजत हो तो मैं 2-2.5 मिनट बोल लूं। बोलिए अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे ये जाहिर होता है कि जो मैं 2 रोज से कह रहा था आपसे, देर आए दुरुस्त आए, ये केंद्रीय सरकार को अब होश आया। अगर ये चाहते, इसीलिए मैं होल्ड करता हूं, इस अराजकता के लिए मैं होल्ड करता हूं केंद्रीय सरकार को रिस्पॉन्सिबल ज्यादा। इनकी भी गलती है केजरीवाल की कि इनको किसी तरह जब ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो इनको नहीं बुलाना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन फिक्स होती है केंद्रीय मंत्री गृह की। अगर ये चाहते ये सोल्यूशन निकाल सकते थे। केजरीवाल ने नहीं कहा कि उनको उन्हें छुट्टी पे भेज दो, ये सोल्यूशन निकाला केंद्रीय सरकार ने। ये इनसे ये क्यों नहीं कर सकते थे पहले? चलिए सवाल शरद जी, ये सवाल है कि ये पहले क्यों नहीं किया? शरद जी बीच में रोक रहा हूं, क्यों नहीं देखते? 1 मिनट, नहीं ब्रेक पर जाने का वक्त है। शरद जी ये करते थे, कभी नहीं मानते, बता दूं मैं आपको, कभी नहीं मानते ये। नहीं ब्रेक पर जाने का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। मैं आप सभी मेहमानों से चाहूंगा इस पर हम चर्चा करें, क्योंकि ये धरना तो खत्म हो गया। दिलीप, आपके पास वक्त हो, और मीम अफजल साहब, तो हम चाहेंगे आप रुके, शरद प्रधान आप भी, क्योंकि ये धरना खत्म हो गया। लेकिन क्या इस धरना का यही अंजाम होना था? और अगर यही होना था, केंद्र सरकार ने पहले क्यों नहीं रास्ता निकाला? और क्यों ये धरना 2 दिन बाद, इतना कुछ होने के बाद, लाठियां चली और तमाम तरह के तमाशे हुए, और उसके बाद ये धरना क्यों खत्म हुआ? फिलहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो वहां पर तमाम कंबल बिछाए गए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, जो यहाँ पर तकिए रखे गए थे वो सब हटाए जा रहे हैं। पूरा जो यहाँ पर जमावड़ा था वो धीरे धीरे छंटता नजर आ रहा है। कुछ मीडिया कर्मियों की सिर्फ मौजूदगी यहाँ पर है, कुछ नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के फिलहाल नजर आ रहे हैं। पुलिस का जो जमावड़ा था वो भी धीरे धीरे यहाँ से हटेगा। जाहिर तौर पर सरकार ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है। ये पूरा इलाका वीवीआईपी इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे थे। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल की जो भाषा शैली नजर आई, राजनीति का जो अंदाज नजर आया, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवालात खड़े हुए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, कैसे आखिर बीच का रास्ता निकला? मेरे साथ यहां पर कुंदन सिंह मौजूद हैं, मेरे सहयोगी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों पर नजर बनाकर रखते हैं। कुंदन, बीच का रास्ता निकला कैसे? ये गतिरोध कैसे टूटा? देखिए अखिलेश, दोपहर में सुबह के बयान आपने देखा, ऑलरेडी अपने पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से बयानबाजी दे रहे थे। दोपहर के डेवलपमेंट पुलिस ने साफ मना कर दिया था कि किसी भी हालात में उनके वॉलंटियर्स को यहाँ आने नहीं देंगे, और नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, वॉलंटियर्स को रोका। आप आदमी पार्टी के पास भी और कोई ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि क्राउड बहुत ही कम हो चुका था सुबह बारिश के बाद। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। और मैं आपको ये, अगर अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ, डिटेल दिखा दें कि 7:15 के करीब, 7:20 के करीब राजनिवास से मैसेज आता है, मेल आता है सभी मीडिया कर्मियों को कि आप देखिए किस तरीके से ये मेल आता है, और ये बताया जाता है कि हम अपील करते हैं आम आदमी पार्टी से कि विड्रॉ कर ले। और उसी के 2 मिनट के बाद वो प्रेस क्लब से बाहर निकल के आते हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है, और उसी अपील की दुहाई दे के इसके बाद अनाउंस खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कुंदन, ऐसा क्या हुआ? चूंकि जो मांगे मानी गई, अरविंद केजरीवाल जिसका जिक्र यहाँ से कर रहे थे अभी जब बाहर आए प्रेस क्लब से, तो वो उन्होंने कही कि 2 बातें कही कि मालवीय नगर और पहाड़गंज के जो एसएचओ थे उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि केजरीवाल की मांग थी उन्हें सस्पेंड किया जाए। एसीपी से जुड़ी क्या कार्रवाई हुई, इस पर अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है साफ तौर पर। तो क्या ये मतलब केजरीवाल ने बीच का रास्ता कैसे आखिर फिर निकाला होगा, क्योंकि उनकी जीत तो कम से कम नहीं कही जा सकती है? बिल्कुल, अगर उन्हें सॉफ्ट की बात कहें तो उन्होंने कहा था कि सस्पेंड मत करिए, कम से कम ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन यहाँ ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, छुट्टी पे चले गए हैं। मतलब साफ है कि केजरीवाल को और भी बैकफुट पे आना पड़ा है। उसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और पुलिस की कार्रवाई थी बहुत स्पष्ट थी, हम बैकफुट पे नहीं जाने वाले, अगर आपको पीछे हटना तो हटे। और दूसरी तरफ जो सफलता थी, मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके का उत्साह आए दिन आपने पहले देखा होगा उस तरीके का उत्साह था, मतलब पीछे हटने के बाद और कोई विकल्प नहीं था। और अजीत जी, एक खास बात यह भी रही इस दौरान, तमाम तरह से आलोचनाएं भी अब शुरू हो गई थी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम लोगों को ही इस धरने की वजह से दिक्कत हो रही थी। हो सकता है कहीं ना कहीं पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके ऊपर इस बात को लेकर भी दबाव हो। बिल्कुल अखिलेश, अब मैं जरा स्टूडियो में इस पर टिप्पणी लेता हूं। पुरुषोत्तम, सबसे पहले पुरुषोत्तम जी आपका, कि आखिर यही होना था, हम सवाल वही कर रहे हैं, यही होना था तो इसका रास्ता केजरीवाल को पहले निकालना चाहिए था, बजाय इसके कि 2 दिन तक इतना बड़ा एक तरह से सियासी धरना, नाटक, जो भी तरह तरह के लोग अलग अलग। देखिए अजीत जी, जैसे मैंने इस कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि आत्ममुग्धता का सुख बहुत घातक होता है, मादक होता है, घातक भी होता है, वही हुआ है।
आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि हमें जो है जनता का समर्थन हर हालत में मिलता रहेगा और हम इशू को इस तरह फ्रेम कर लेंगे कि हमारे साथ जनता का समर्थन बना रहे। वो ये लोग कर नहीं पाए। नतीजा ये निकला, जैसा आपके संवाददाता ने बताया, कि सुबह से ही वहाँ भीड़ घटने लगी थी। अभी वो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो SMS जो इन लोगों के लिए एक तरह की लाइफलाइन है, उसमें रेटिंग 80 से घट के 20 हो गई थी शाम तक। तो ये धरना नहीं हटाते तो संभव है कि कल केवल सरकार बैठी रहती और 2-4 MLA बैठे रहते। तो इनके लिए लाइव एक तरह की फेस सेविंग डिवाइस थी। मैं जो बात कहना चाहता हूं, जो मुझे बहुत रोचक लगा आपके संवाददाताओं के रिपोर्ट में, एक बार योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम ऑल्टरनेटिव है। आज के घटनाक्रम से मालूम पड़ता है कि ये खासे घुटे हुए सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि एक तरह से जैसे कहते हैं कि पहले से स्क्रिप्ट तय हो गई चीफ मिनिस्टर और LG के बीच में। जनता के सामने ये प्रोजेक्शन किया गया कि हमारी जीत हो गई है, हमारी मांगों के सामने LG झुक गए हैं। आपके संवाददाता बता रहे हैं कि 7:20 पर LG हाउस से उनको मेल मिलता है, 7:22 पर चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस कर देते हैं कि हमारी जीत हो गई है। यानी ये कुल मिलाकर के ये धरना आम आदमी पार्टी के लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकता है, और वो इस अर्थ में कि या तो ये सचमुच जनता की भावनाओं को सही दिशा देने की राजनीति करें, वरना ये हम इनका अधिक से अधिक यही कह के स्वागत कर सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के साथ एक और पार्टी आपा। उर्मिलेश, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए अजित, इनके जो मेरा ये मानना है कि अभी 2 संभावनाएं इनके साथ हैं। पहली बात तो ये है कि ये अपनी गलतियों से सबक लें और 18 सूत्री जो इनका मैनिफेस्टो है जो दिल्ली की जनता के लिए, उसको एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करें, ईमानदार ढंग से काम करें, पारदर्शी ढंग से काम करें और गलतियां रिपीट न करें। एक तो ये संभावना इनके साथ है। दूसरी ये है कि जो मैं समझता था कि 2006 और 2008 के बीच में इनकी पार्टी आज जो है, इसके कई बड़े नेता उन दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन था आरक्षण विरोधी छात्रों का, युवाओं का, जो एम्स से लेकर दिल्ली और JNU में सक्रिय था, यूथ फॉर इक्वलिटी, उसमें खासे सक्रिय थे। उनमें से कई नेता आजकल इस पार्टी के बड़े नेता हैं। तो मेरा यकीन था कि वो लोग अपनी पुरानी आदतों से शायद सबक लिए हैं और वो एक बड़े नेता के रूप में, एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत के रूप में इवॉल्व कर रहे हैं अपने को, और पार्टी भी विकसित हो रही है, डेमोक्रेटाइज हो रही है, सभी वर्गों सभी समुदायों को लेकर आगे पार्टी चलेगी। लेकिन मुझे ऐसा एक खतरा लग रहा है, जो अभी पोलराइजेशन हो रहा है जिस तरह इस पार्टी में, कुछ खास किस्म के लोग जैसे आनंद कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार या योगेंद्र यादव, ये लोग काफी सलाहकार हैं इसमें, आपके प्रशांत भूषण, ये लोग साइडलाइन दिख रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट विंगर्स जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं पार्टी में, और ऐसे लोग जो न केवल राइट विंगर हैं बल्कि ऑटोक्रेटिक ढंग के हैं, बेहद तानाशाह ढंग के हैं। तो अगर ऐसे लोग टेक ओवर इस पार्टी को करते हैं तो ये कांग्रेस बीजेपी के ऑप्शन या विकल्प के तौर पे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर देख रहे थे जो चुनाव में, मुझे लगता है वो गहरी निराशा में डूब जाएंगे और दिल्ली की जनता के सामने एक बड़ा फार्स, एक बहुत बड़ी यूं कहा जाए राजनीतिक नौटंकी का मंचन होगा, और ये बहुत दुखद होगा। चलिए शरद प्रधान, दोनों की बात आपने सुनी, लेकिन हमारा सवाल आपसे फिर यही है कि अगर यही सब करना था तो उसके बाद इतना बड़ा धरना, 2 दिन तक जो कुछ हुआ वो क्यों? रास्ता निकालते केजरीवाल। मैं नहीं कह रहा हूं कि मिली भगत है या कौन कमजोर है या क्या है, हम तो मानते हैं कि केजरीवाल जो चाहते हैं वही होता है, और केजरीवाल ने ये चाहा होता तो पहले रास्ता निकलता। और केजरीवाल जो भी कहते हैं वो गलत होता है, चाहे वो न चित चैन न पट चैन। मुझे तो 1 घंटे के डिस्कशन में 1 घंटे से चुपचाप बैठा हूं, आप सबको सुन ही रहा हूं, क्योंकि आपने मौका नहीं दिया मुझे बोलने का। अब शायद आप दे दें मुझे मौका, ब्रेक ना हो जाए बीच में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है, ये पहले से, इससे ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार कोई आंदोलन हुआ, पहली बार कोई धरना हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार डिस्ट्रप्शन हो गया ट्रैफिक का, ऐसा भी नहीं हुआ कि पहली बार मेट्रो बंद हो गई। ये क्योंकि केजरीवाल ने किया इसलिए बहुत गलत था, तरीका भी गलत था, कंडेम करना चाहिए। सुनिए भाई प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, मुझे प्लीज दीजिए। अरे हम लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं, मैं तो चुप हूं। किसने रोका? अच्छा मैं समझा आप रोक रहे हैं मुझे, तो मैंने सोचा पता नहीं मुझे वैसे ही बोलने का मौका नहीं देते हैं आप, आज पता नहीं मैं तो साइलेंट मोड पे हूं बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस केजरीवाल को इनको सजा दे देनी चाहिए।
क्योंकि सब कुछ उसी की गलती है, चाहे कुछ हो वो गलती उन्हीं की है। किसी ने भी, मुझे ताज्जुब है, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि क्यों केंद्रीय गृह मंत्री ने ये निर्णय पहले नहीं लिया। आप भी बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल ने क्यों नहीं लिया। अरे भाई, केजरीवाल ने नहीं कहा था कि छुट्टी पे भेज दो, केजरीवाल के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि उनको छुट्टी पे भेज दे। ये केंद्रीय सरकार कर सकती थी, एलजी कर सकते थे, तो ये 2 रोज पहले क्यों नहीं कर दिया? क्यों दिल्ली की जनता को तंग कराया? ये मैं 2 रोज से कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। नहीं, सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन एक सवाल जी, केंद्रीय सरकार सोल्यूशन नहीं चाहती है। एक मिनट जी केंद्रीय सरकार की मंशा साफ जाहिर थी कल से कि वो चाह रहे थे कि इस केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसको कि दिल्ली की जनता ने इलेक्ट किया है, बड़ी खुशी से उसको डिस्क्रेडिट करें, उसको दिखाएं कि अराजक है। ये उनकी प्लानिंग थी और केजरीवाल उस ट्रैप में आते गए। ये केजरीवाल की बेवकूफी थी कि उस ट्रैप में आ गए। उनको समझना चाहिए था कि वो इनको ट्रैप कर रहे हैं और उनका मकसद ये था किसी तरह से कंडेम कर दो। नहीं तो क्यों नहीं सपोर्ट विड्रॉ कर लिया? उसमें आप कहेंगे उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? क्योंकि हर चीज केजरीवाल गलत करता है। बड़ा चलिए देखिए, अभी संजोग से शरद जी संजोग से अभी मेरे पास एक गिलास है। शरद जी, ये पुराना कहावत है, आधा खाली आधा भरा। आप हर समय अपनी तरह से देख रहे हैं, आप कोई दूसरे तरह से देख रहा है। नजरिए का फर्क हो सकता है शरद जी, नजरिए का फर्क हो सकता है, नजरिए का फर्क हो सकता है शरद जी। गलत नजरिया है जो भी अगर मतलब आपसे फिर तो आप वही बात कर रहे हैं कि आपसे जो असहमत है उसका नजरिया गलत है। शरद जी, नजरिए का कांग्रेस की बात कर रहा है, वो आपको प्रेजुडिस नहीं लगता? ये बड़े अफसोस की बात है। नहीं, गलत बात है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। अभी हमारे पास कांग्रेस नेता होते तो उनसे भी पूछता। मैंने मीम अफजल से आपके सामने पूछा शरद जी। नहीं, शरद जी मीम अफजल थे, उन बाईपास करके चले गए। अभी राहुल गांधी मुजफ्फरनगर गए तो मुलायम सिंह ने कहा कि चोरों की तरह गया, उसको राहुल गांधी की फिर तारीफ हुई। ऐसा है, देखिए आप किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं अपनी बात को, अलग बात है। शरद जी, पिछले कई दिन से आप स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, हम लोग बात करते हैं, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता मैं नहीं हो सकता। मेरी राय में चाहे जो भी जहां आलोचना के लिए जहां गुंजाइश होगी वहां हम आलोचना करेंगे, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। आपसे पहले मैंने पूछा मीम अफजल से कि कांग्रेस ने पहले फैसला क्यों नहीं किया, ये जूते और प्याज खाने की नौबत क्यों आई? हमने सवाल पूछा शरद जी, लेकिन हम एक चश्मा बंद करके हम नहीं देख सकते कि केजरीवाल महान है, महानता को प्राप्त हो चुके हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। यह बात गलत होगी। केजरीवाल से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। रही बात, एक मिनट सुन लीजिए। आपने कहा पहले केजरीवाल ने कहा था इनकी सस्पेंशन की मांग की थी। धरना देने के एक दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सस्पेंशन नहीं तो कम से कम उनका ट्रांसफर कर दो। एलजी से उनकी बात हुई। उसके बाद फिर जब धरना स्थल पर गए फिर सस्पेंशन की बात हुई। फिर आज सुबह जब सोकर उठे उनका फिर सुबह बयान आया कम से कम ट्रांसफर तो कर दो। तो केजरीवाल का भी स्टैंड चेंज हुआ शरद जी, और उसके बाद अभी धरना खत्म हो गया। अच्छी बात है, दिल्ली वालों को चैन मिला, लेकिन इसके लिए आप हमें एक्यूज मत करिए शरद जी। उसके बाद बाकी लोगों से बात करो। शरद जी, शरद प्रधान आप तक आवाज पहुंची? चलिए, उनका फोन भी कट गया और ये इसमें भी कहीं साजिश ना देख लें। शरद जी आज गुस्से में साजिश दिख सकती है। पुरुषोत्तम अग्रवाल, उसके बाद उर्मिलेश, इसको हम थोड़ा लार्जर प्रोस्पेक्ट पर जाना चाहते हैं। केजरीवाल सड़क से सत्ता तक आए, सचिवालय तक आए। क्या आज का धरना खत्म करना और 2 दिन जो कुछ हुआ धरना जिस ढंग से हुआ, क्या केजरीवाल की रणनीति आने वाले दिनों में उसकी राजनीति पर किसी तरह का कोई प्रभाव डालेगी जनता के नजरिए से? अगर निश्चित रूप से डालेगी, क्योंकि देखिए कम से कम भारतीय लोकतंत्र के बारे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ लोगों में इतनी परिपक्वता है कि वो जानते हैं कि किस जगह की क्या भूमिका है। यहाँ लोग एक आंदोलनकारी को नेता बनाते हैं तो इस उम्मीद से बनाते हैं कि फिर वो अपने ढंग से सरकार चला के चीज़ें डिलीवर करेगा, इसलिए नहीं बनाते कि वो फिर से आंदोलन करने लगेगा और अपनी असफलता के दोष दूसरों के सर मढ़ने लगेगा। तो इसका नुकसान तो केजरीवाल को होगा। मैं जो बात लार्जर पर्सपेक्टिव की आप कर रहे हैं अजीत जी, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे दुख इस बात का होगा कि आम आदमी पार्टी को जो एक जिम्मेवारी जैसे कहिए कि इतिहास ने दी थी उसे निभाने की बजाय ये उसी
प्रकार की पॉलिटिक्स में घुसते जा रहे हैं और घुसना चाह रहे हैं, अब साफ साफ दिखने लगा है। महत्वाकांक्षाएं दिखने लगी हैं, यू टर्न दिखने लगे हैं। पहले यह था कि कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ेगा, अब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। ये वही भाषा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन पार्टी कहेगी तो जिम्मेवारी ले लेंगे। मनोहर पर्रिकर को कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्टी कहेगी तो जिम्मेवारी ले लेंगे। ये सब देश के लिए काम कर रहे हैं। ये सब देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मुहावरे वही आते जा रहे हैं। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अभी जो बात कही गई कि साहब ऐसे लगता है कि जैसे आप वाली बेवकूफ़ है या ये है वो है, मैं बहुत विनम्रता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हम ना तो बेवकूफ़ों का सत्ता में होना अफोर्ड कर सकते हैं, ना फासिस्टों का सत्ता में होना अफोर्ड कर सकते हैं, और ना इमेच्योर्ड ढंग से बिहेव करने वालों का सत्ता में होना। चलिए एक बार जवाब लेते हैं शरद प्रधान, चूंकि शरद जी का इल्जाम होगा बीच में तकनीकी खराबी की वजह से आपसे हमारा संवाद टूटा, इसमें कांग्रेस बीजेपी की साजिश मत देखिएगा शरद जी। हम लोग भी लगातार आम आदमी पार्टी ने अगर अच्छा काम किया तो हमने तारीफ की, और कई बार पिछले एक महीने में आपसे ज्यादा तारीफ की है, आपसे ज्यादा अच्छी स्टोरी दिखाई है, और उस बहुत कैंपेन के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मानते होंगे, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते। मेरा तो व्यू एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरह है जी। मैं आई एम जस्ट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, और मैं सिर्फ एक पत्रकार की तरह सोचता हूं, स्ट्रेट सोचता हूं। नहीं तो मैं भी स्ट्रेट सोचता हूं, मैं भी स्ट्रेट सोचता हूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता शरद जी कि आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट स्ट्रेट है और हम लोग स्ट्रेट नहीं सोच रहे। शरद जी ना आप कोई भी बात जो है जहां मैंने कह दिया कि वो, तो आप कहने लगे कि आप उसकी तरफदारी ले रहे हैं। अरे भाई हम बैलेंस्ड व्यू ले रहे हैं, हम कह रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल के जुबान से हमें सरों का वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। जिस तरीके की भाषा सोमनाथ भारती ने इस्तेमाल करी 2 लॉयर्स के खिलाफ सीनियर, वो बिल्कुल गलत है, अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन जो कर रहे हैं वो उनको ये करने का हक है। ये कहना कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज है। नहीं हक है, लेकिन तरीके पर देखिए माफ करें धारा 144 लगी है, धारा 144 लगी हुई है। देखिए माफ करें शरद प्रधान जी, मैं एकदम गैर कानूनी काम। मेरे को बात तो आप लोग बोलते हैं तो हम आप स्टूडियो में तो आप इंटरफेयर कर सकते हैं, हम यहां से आप हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज। ये तो बड़ा वो हो गया। चलिए जल्दी ये बात हक की नहीं है, बात है कि वहां 144 धारा लागू है, कायदे कानून के मुताबिक जबरन धरना नहीं दे सकते, लेकिन आपने दिया। सवाल ये है शरद प्रधान, मैं बता रहा हूं 144 लागू था, राहुल गांधी भट्टा परसौल गए, मायावती ने उस पर घोर ऑब्जेक्शन रेज किया, और राहुल गांधी की खूब तारीफ वाह हुई, हमने भी तारीफ करी कि ठीक है मोटरसाइकिल पे गया राहुल गांधी, क्या बात है। ये जो भी दोनों में फर्क है। चलिए भट्टा परसौल और जहां हो रहा है दोनों में फर्क है। नए तरीके से नॉन कंफॉर्मिस्ट है, एनार्किस्ट नहीं है। जो नॉन कंफॉर्मिस्ट होता है, जो नए रास्ते ढूंढता है, उसको नॉन कंफॉर्मिस्ट कहते हैं। चलिए हमको पसंद वक्त की कमी है, अब दोनों से अपनी राय लेंगे 30 सेकंड पसंद करते हैं। एक मिनट शरद जी, और उसके बाद शरद जी जो कह रहे हैं कि वो चलने वालों को पसंद करते हैं जी। शरद जी कह रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं गलत किया। मैं समझता हूं कि मैं उनका सम्मान करता हूं शरद जी का। देखिए, और दूसरी बात की सर्टिफिकेट एक दूसरे को उनके गलत हैं, एक दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि कौन पत्रकार बायस्ड है, कौन इंडिपेंडेंट है। गलत चीज मत पकड़िए। लेकिन एक मिनट वक्त कम है सर, 30 सेकंड। लेकिन मुझे लगता है वो कह रहे हैं कि वो गलत नहीं था। देखिए गैर कानूनी था, बिल्कुल गैर कानूनी था। धारा 144 वहां लगी थी, वो संसद है, वो भट्टा परसौल नहीं है। दूसरी बात, और राहुल गांधी पॉलिटिक्स लगाई गई सर जी, लगाई नहीं कि वहां धरने की इजाजत नहीं है। एक मिनट सर मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ चलिए जल्दी। पहली बात शरद जी को क्यों आप, अरे एक मिनट सुनिए शरद जी, एक मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड में हमें खत्म करना होगा। एक मिनट शरद जी को शायद अंदाज नहीं है कि जिस एरिया में यह धरना चल रहा है वो हमेशा सेंसिटिव है। मुझे बहुत अंदाज है साहब, मैं दिल्ली में पढ़ा हूं सर, लेकिन चलिए हमें कार्यक्रम खत्म करना होगा शरद जी। एक मिनट, वो गैर कानूनी इसलिए है, भट्टा परसौल से तुलना नहीं हो सकती। राहुल गांधी के बहुत सारी नीतियों के, बहुत सारे एक्शंस के हम लोग आलोचक हैं, खुलेआम लिखते हैं, खुलेआम बोलते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि वो राहुल गांधी पार्टी के एक एक्टिविस्ट हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये दिल्ली के संवैधानिक ढंग से
चुने गए मुख्यमंत्री हैं जिन पर जवाबदेही है कि नागरिकों को कानून के तहत काम करने के लिए वो प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराएं। 30 सेकंड मेरे पास गलत था, वहां पे जाना बिल्कुल गलत। वक्त कम है, 30 सेकंड बस। अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो शपथ लेता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, और जब वो मुख्यमंत्री विधि भी तोड़ता है, संविधान की भी उपेक्षा करता है, तो वो असल में अपनी शपथ की उपेक्षा कर रहा होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। धरना देना, विरोध प्रदर्शन करना किसी का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन अधिकार है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह से डंके की चोट पर कि मैं यही धरना दूंगा, चाहे सरकारी, चाहे ये प्रतिबंधित इलाका हो, चाहे या 144 धारा लगा हो, यही धरना दूंगा, सवाल इस पर है। और यही सवाल खड़े होते हैं, क्या केजरीवाल ने जिस ढंग से धरना दिया और जिस ढंग से धरना खत्म किया, ये पहले भी रास्ता निकल सकता था क्या? फिलहाल इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो अब चैन से कल अपने दफ्तर जा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब वहां अब नहीं है जहां से आप गुजरना आपके लिए 2 दिन से मुश्किल हो रहा था।